एक समय की बात है। वीरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ पर राजा पृथ्वी का राज था। राजा पृथ्वी की एक सुंदर बेटी थी। उसका नाम राजकुमारी नंदिनी था। राजा नंदिनी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, राजा का मंत्री उनके पास आया। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात कहूं। बुरा मत मानिएगा महाराज। नहीं नहीं मंत्री, बोलो क्या बात है। भला हम तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानेंगे। मैं तो आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था महाराज। दरअसल मेरा बेटा प्रताप बहुत बहादुर और साहसी है। हाँ मंत्री, मुझे पता है। तुम कहो तो हम उसे सेना का प्रमुख बना दें। अरे मैं अपने बेटे को राजा बनाने की सोच रहा हूँ और यह मूर्ख उसे सेना प्रमुख बनाना चाहता है। क्या सोचने लगे मंत्री। महाराज, दरअसल मैं राजकुमारी नंदिनी और प्रताप के विवाह की बात करने आया हूँ। क्यों ना हम दोनों बच्चों का रिश्ता करवा दें। ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री। ये बिल्कुल असंभव है। भला मैं अपनी राजकुमारी का विवाह मंत्री के लड़के से कैसे कर सकता हूँ। अरे मेरी बेटी को कोई राजकुमार ही ब्याह कर ले जाएगा। क्षमा महाराज, क्षमा। मन में ये बात आई इसलिए आपसे कह दिया। अगर आपको ये विवाह स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। राजा की बातें मंत्री को बहुत अपमानजनक लगी। उसने मन में राजा से बदला लेने और अपने बेटे का विवाह राजकुमारी नंदिनी से करवाने की ठान ली थी। एक दिन की बात है, मंत्री एक तांत्रिक के पास गया। आओ मंत्री आओ, बहुत दिनों के बाद आना हुआ लगता है। अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तांत्रिक नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। कुछ ऐसा करो कि चंबलपुर का राजा खून के आंसू रोए। अरे तुम तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। अचानक से उस राजा को परेशान करने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई। उस राजा ने मेरा अपमान किया है। अब तुम्हारी मदद से मैं राजा को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मैं इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम्हें मेरी सहायता करनी है। मंत्री और तांत्रिक दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का भाग्य बदलता है। एक दिन राजकुमारी नंदिनी राजा के पास आई। दरअसल राजकुमारी नंदिनी को जंगल जाना था, इसके लिए उसे राजा से आज्ञा लेनी थी। वहाँ पर राजा मंत्री से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। कहो हमारी प्यारी बेटी, तुम कैसी हो। पिताजी, पहले आप मुझसे वादा करिए कि मैं जो आपसे कहूँगी आप मेरी बात पूरी सुनेंगे और मुझे मना नहीं करेंगे। बेटी, क्या तुम अपने पिता के पास स्वार्थ से आई हो? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ। चलो बताओ क्या बात है। पिताजी, मैं जंगल घूमने जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। नहीं बेटी, वहाँ पर दुश्मनों का खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं भेज सकता। मंत्री जी, अब आप ही पिताजी को समझाइए, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनते। हाँ महाराज, क्यों नहीं राजकुमारी को अपने राज्य के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप राजकुमारी को जरूर जंगल भेजिए। लेकिन मंत्री जी, ऐसा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप राजकुमारी की सुरक्षा में साथ जाते हैं तो मैं इन्हें आज्ञा जरूर दूंगा।
मंत्री मन ही मन सोचता है कि यही सही समय है, अब उसकी सारी योजना सफल होगी। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमारी को जंगल लेकर जरूर जाऊंगा। इस प्रकार राजकुमारी मंत्री और कुछ दूसरी दासियों के साथ जंगल घूमने के लिए निकल पड़ी। उधर जंगल में तांत्रिक पेड़ के पास बैठकर पेड़ पर जादू कर रहा था। अब इस पेड़ का फल जो भी खाएगा वो अंधा हो जाएगा। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उधर मंत्री राजकुमारी को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर पेड़ को जादुई बना दिया गया था। देखिए ना राजकुमारी जी, कितने मीठे फल हैं। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए मीठे फल तोड़ कर देता हूँ। नहीं नहीं मंत्री जी, हमें भूख नहीं लगी है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप जरूर ये फल खा सकते हैं। राजकुमारी जी, अगर आप भूखी नहीं तो महाराज मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब फल तो आपको खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार मंत्री जादुई पेड़ से फल तोड़ता है और उसे राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी वो फल खा लेती है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मंत्री जी? मंत्री जी, ये क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी इस फल को खाते ही चली गई। राजकुमारी घबराकर चिल्लाने लगी। मंत्री भी परेशान होने का नाटक करने लगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आपको क्या हो गया? क्षमा राजकुमारी जी, क्षमा। मुझे नहीं पता था यहाँ इस प्रकार का कोई फल है। मुझे अपने महल लेकर चलो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। मंत्री जल्दी से राजकुमारी को महल लेकर आता है। राजा राजकुमारी की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। मेरे प्राणों से प्रिय बेटी को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? बताओ मंत्री, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता महाराज, पता नहीं राजकुमारी की यह हालत कैसे हो गई। मैं तो बस उन्हें फल खाने को दिया था। राजा बहुत दुखी होते हैं। वो दूर दूर से वैद्य हकीमों को बुलाते हैं और राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बताइए वैद्य जी, क्या हमारी बेटी ठीक हो जाएगी? उसकी आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्षमा कीजिए महाराज, अब ये संभव नहीं है। राजकुमारी अब जीवन भर अंधी रहेंगी। इस प्रकार राजा का प्रयास जारी रहता है। एक दिन की बात है, महल के दरवाजे पर एक भिखारी आता है। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भूखे को भोजन करा दो, पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। अरे ओ भिखारी, कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। महल के दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार शोर मचाते हो, शर्म नहीं आती? अरे अरे, शोर तो राजकुमारी के जीवन में है। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका है। ये अंधेरा तभी दूर होगा जब। क्या कहते हो? तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? जल्दी चलो, हम तुम्हें राजा के पास लेकर चलते हैं। सैनिक उस भिखारी को राजा के पास लेकर जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। महाराज, ये भिखारी बहुत जानकार लगता है। मानो इसके पास राजकुमारी को ठीक करने का कोई उपाय हो। क्या सचमुच में आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए? आपकी जो भी जरूरत होगी हम उसे पूरा करेंगे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं तो आपको बताने आया था कि राजकुमारी को अगर आंसुओं की नदी का पानी पिला दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से गायब हो गया। उसके अचानक गायब होने से राजा आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन था जिसके पास इतनी जानकारी थी? ये कोई साधारण भिखारी नहीं था। तभी मंत्री वहाँ पर आ जाता है। मंत्री एक बार फिर राजकुमारी और अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव रखता है। महाराज देखिए, अब राजकुमारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भला कौन सा राजकुमार उनसे विवाह करेगा? आप सच कहते हैं मंत्री जी। अब शायद मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो चुका है। अब ऐसे ही अपना जीवन बिताएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। मेरा बेटा प्रताप अभी भी राजकुमारी से विवाह करने को तैयार है।
वो राजकुमारी का पूरा ध्यान रखेगा। मंत्री जी, अगर आपने प्रताप और नंदिनी के विवाह की बात को खत्म नहीं किया तो निश्चित ही मैं आपसे मंत्री पद छीन लूंगा। राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये राजा मेरे झांसे में क्यों नहीं आता? अरे अपनी अंधी बेटी को लेकर कब तक ऐसे बैठे रहेगा? मुझे और प्रतीक्षा करनी चाहिए। सैनिकों, नगर में मुनादी करवा दो कि जो कोई भी राजकुमारी को ठीक करने के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर आएगा, हम उससे अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। मंत्री को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि राजा इस प्रकार का निर्णय कैसे ले सकता है। आखिरकार मंत्री अपने बेटे प्रताप को राजा के पास भेजता है। प्रणाम महाराज, मैं मंत्री का बेटा प्रताप हूँ। आओ आओ बेटा, कहो क्या बात है? तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? महाराज, मैंने सुना है आपने राजकुमारी को ठीक होने के लिए मुनादी करवाई है। मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मुझे राजकुमारी के स्वास्थ्य की चिंता है। इस कारण मैं आंसुओं की नदी का पानी राजकुमारी के लिए ला कर रहूंगा। हमें सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें राजकुमारी की इतनी चिंता है। अगर तुम सफल हुए तो निश्चित ही हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे। प्रताप राजा से आज्ञा लेकर आंसुओं की नदी का पानी लेने चला जाता है। ये पिताजी ने मुझे किस समस्या में डाल दिया है? भला मैं राजा को मैं जादुई नदी का पानी कैसे ला कर दूंगा? उधर मंत्री तांत्रिक के पास जाता है और राजकुमारी के ठीक होने का उपाय पूछता है। अरे तांत्रिक, जिस प्रकार तुमने राजकुमारी को अंधा बनाया है, उसी प्रकार उसे ठीक करने का उपाय भी तो होगा। मंत्री, मुझे ऐसी विद्या नहीं आती कि मैं अपना जादू खत्म कर सकूं। इसलिए मुझसे कुछ मत कहो और जाओ यहाँ से। तांत्रिक मंत्री को कोई उपाय नहीं बताता है। इससे मंत्री बहुत निराश होता है। पिताजी, अब भला मैं राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर कैसे आऊंगा? मुझे आंसुओं की नदी का रास्ता तक नहीं पता। अब आप ही कोई उपाय करिए। बेटा, मैं उपाय करने के लिए तो गया था, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। अब तुम ही प्रयास करो और कोई उपाय निकालो। प्रताप जंगल में जाता है और एक साधु से मिलता है। साधु महात्मा, मेरा नाम प्रताप है। मैं राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी ढूंढ रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम इतने बड़े काम करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। साधु प्रताप से कहते हैं कि जादुई नदी तक पहुंचने के लिए प्रताप को काली गुफा को पार करना होगा। बेटा, तुम्हें जादुई नदी तक पहुंचने के लिए काली गुफा को पार करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो निश्चित ही तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। साधु की बात मानते हुए प्रताप काली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि चारों ओर बहुत चमक धमक है। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी होती है। अरे यहाँ तो बहुत सारा सुख है। इतना अधिक धन एक साथ तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये सुंदर स्त्री कौन है? आइए महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ बैठिए। प्रताप स्त्री के पास बैठ जाता है और बातें करने लगता है। दरअसल वो माया में खो जाता है और भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या था। कई दिन बीत जाने के बाद जब प्रताप वापस महल नहीं पहुंचता है, तब राजा को उसकी चिंता होती है। न जाने प्रताप कहाँ चला गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अगर प्रताप नहीं आया तो मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी। महाराज, न जाने मेरा इकलौता बेटा कहाँ पर होगा। राजकुमारी को ठीक करने के लिए उसने अपनी जान दे दी। कितने दिन हो गए महाराज,
फिर भी लौट कर नहीं आया। इस प्रकार मंत्री अपने बेटे को याद करके रोता रहता है। इस गांव में भानु नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का रहा करता था। भानु अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। अरे, तुम जैसा बेटा पाकर हम धन्य हो गए। एक दिन भानु राजा के संदेश के बारे में सुनता है। भानु सोचता है कि अगर वो राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का पानी लेकर आए तो निश्चित ही राजा उसे बहुत सारा धन देंगे। अगर मैं आंसुओं की नदी का पानी लेकर आने में सफल हो गया तो राजा मुझे बहुत सारा धन देंगे, जिससे मेरा और मेरे माता पिता का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार भानु राजा के पास जाता है। वो राजा से अपनी बात कहता है। महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक करने के लिए आंसुओं की नदी तक जरूर जाऊंगा और वहां से जल लेकर आऊंगा ताकि राजकुमारी ठीक हो जाए। तुमसे पहले मंत्री का बेटा प्रताप ये कार्य करने के लिए जा चुका है और वो अब तक लौट कर नहीं आया। इस कारण मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ये कार्य करके ही लौटूंगा। भानु आंसुओं की नदी का पानी लेने के लिए जंगल की ओर जाता है। वो देखता है कि एक साधु महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे हैं। शायद ये साधु महात्मा मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे उनसे आंसुओं की नदी का रास्ता पूछना चाहिए। इतना सोचकर भानु साधु महात्मा के पास जाता है। साधु महात्मा उसे देखकर अपनी आंखें खोलते हैं। कहो बेटा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम मेरे पास क्यों आए हो? साधु महात्मा, मैं आंसुओं की नदी का रास्ता पूछने आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। बेटा, आंसुओं की नदी का रास्ता बहुत कठिन है। वहाँ से लौट कर आना सबके बस की बात नहीं है। साधु महात्मा, ये कार्य मैं अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुम्हें आंसुओं की नदी तक पहुँचना है तो इसके लिए तुम्हें काली गुफा का रास्ता पार करना होगा। साधु से रास्ता पूछकर भानु काली गुफा की ओर निकल जाता है। काली गुफा में बहुत दूर तक जाता है। अरे, इस गुफा में रहकर तो बहुत मजा आ रहा है। तुम जैसी मोहनी मेरे पास है। अब और मुझे क्या चाहिए? हम पूरा जीवन यहीं पर बिताएंगे। यहाँ की सारी सुख सुविधा आपके लिए ही है स्वामी। तभी भानु प्रताप को देखता है। वो पहचान जाता है कि ये तो मंत्री का लड़का प्रताप है। अरे, आप तो मंत्री के बेटे हैं, लेकिन आप राजकुमारी के लिए आंसुओं की नदी का जल लेने आए थे ना? फिर आप यहाँ पर कैसे? अच्छा, तो राजा ने तुम्हें भेजा है। मैं उस अंधी राजकुमारी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये देखो, इतनी सुंदर स्त्री मेरी प्रेमिका है। लेकिन राज्य में सभी को लगता है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। आपको अपने राज्य लौट जाना चाहिए। मंत्री जी आपको बहुत याद करते हैं। मूर्ख लड़के, तुम मुझे समझाओगे? चले जाओ यहाँ से। मंत्री का बेटा प्रताप भानु को डराकर वहाँ से भगा देता है। भानु मंत्री के बेटे की बातों पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे, इस पेड़ के फल बहुत मीठे दिखाई दे रहे हैं। क्यों न मैं थोड़ा सा फल खा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। भानु पेड़ से फल तोड़ता है और खाने लगता है। फल खाते ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दरअसल ये वही फल था जिसे खाकर राजकुमारी अंधी हुई थी। अरे, ये क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा? भानु अंधा हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। चलते चलते वो एक नदी में गिर जाता है। हे ईश्वर, एक तो मैं फल खाकर अंधा हो गया,
ऊपर से नदी में गिर गया। जैसे ही भानु नदी से बाहर आता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लगता है ये वही जादुई नदी है जहाँ के पानी से राजकुमारी ठीक हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, इस नदी से पानी ले लेता हूँ। जैसे ही भानु नदी से पानी लेने जाता है, वहाँ पर एक साधु प्रकट हो जाते हैं। रुको बेटा, तुम इस नदी से जल लेकर नहीं जा सकते। साधु महात्मा, आप यहाँ? लेकिन आपने ही इस नदी का रास्ता बताया था, फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बेटा, मैं इस पूरब नगर का उद्धार चाहता हूँ। मैं ही भिखारी बनकर राजा के महल में गया था। मैं जानता था कि उस नगर का कोई व्यक्ति ही हमारे राज्य का उद्धार कर सकता है। साधु महात्मा, कृपया मुझे बताइए, इस नगर को क्या हुआ है? साथ ही बताइए कि इस नदी को आंसुओं की नदी क्यों कहा जाता है? बहुत समय पहले की बात है। इस नगर में एक दुष्ट जादूगरनी आई थी। इस नगर पर कब्जा करना चाहती थी। अब मैं इस नगर पर कब्जा कर लूंगी और यहाँ की महारानी बन जाऊंगी। मुझे महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट जादूगरनी, मैं तुम्हें अपनी प्रजा को परेशान नहीं करने दूंगी। अगर तुम यहाँ की रानी बन गई, तो तुम मेरे नगर को बर्बाद कर दोगी। जादूगरनी ने देखा कि रानी जादूगरनी को उसकी योजना में कामयाब नहीं होने देगी। जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। बहुत घमंड है ना तुम्हें रानी, रुको, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तियाँ दिखाती हूँ। इस प्रकार जादूगरनी ने रानी को पत्थर बना दिया। रानी के पत्थर बनते ही ये नगर सूना हो गया। जादूगरनी को मैंने अपनी शक्तियों से यहाँ से दूर जाने पर विवश कर दिया, लेकिन महारानी सामान्य नहीं हो सकी। इस बात ने नगर के लोगों को इतना दुखी किया कि वो रोने लगे और उनके रोने के कारण ही आंसुओं की नदी बन गई। आज भी महारानी पत्थर की मूरत बनकर खड़ी है। हे साधु महात्मा, मुझे नदी के जल की आवश्यकता है, और यदि इस जल को पाने के लिए मुझे नगर की रानी को ठीक करना है, तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। नगर की रानी तभी ठीक होगी जब तुम जादुई फूल लेकर आओगे। जादुई फूल को प्राप्त करने के रास्ते बहुत कठिन है पुत्र, बहुत कठिन है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जादुई फूल मैं महारानी के लिए लेकर आऊंगा। भानु जादुई फूल लेने के लिए निकल जाता है। उसे भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी सबको पार करते हुए आखिरकार भानु जादुई फूल लेकर आता है। साधु महात्मा, मैं जादुई फूल लेकर आया हूँ। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। आखिरकार तुम जादुई फूल लेकर आए। अब नगर की महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साधु और भानु दोनों महारानी के पास जाते हैं, जो पत्थर की मूरत बनी होती है। अपनी शक्तियों से फूल का प्रयोग करके महारानी को मूरत से इंसान बना देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा। अगर आप नहीं होते तो ना जाने मैं कितने वर्षों तक पत्थर बनी रहती। ये सब कुछ इस बहादुर लड़के के कारण हुआ है महारानी। ये यहाँ पर आंसुओं की नदी का पानी लेने आया था। अवश्य, तुम बहुत बहादुर हो। तुम आंसुओं की नदी का जल लेकर जाओ। भानु आंसुओं की नदी का पानी ले लेता है और नगर वापस चला जाता है। वो महल पहुंचता है और राजा को पानी दे देता है। महाराज, ये आंसुओं की नदी का पानी है, इसे राजकुमारी को पिला दीजिए। राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। राजा ऐसा ही करता है। राजकुमारी जल पीने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। महाराज, मत भूलिए, राजकुमारी को ठीक करने के लिए मेरे बेटे प्रताप को अपनी जान देनी पड़ी थी। मेरा बेटा,
आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है मंत्री जी। वो तो महलों के सुख भोग रहा है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। क्या क्या प्रताप जीवित है? तो फिर वो लौट कर क्यों नहीं आया? क्षमा महाराज, प्रताप अपने लालच में फंस गया है। वो राजकुमारी के लिए खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था और इसी डर से वो महल वापस नहीं आया। तुम झूठ बोलते हो, मैं ये नहीं मान सकता। आपको मानना पड़ेगा मंत्री जी, आपका बेटा हम सबको धोखा दे रहा है। भानु, तुमने मेरी राजकुमारी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करूंगा। बोल बेटी, क्या तुम भानु से विवाह करोगी? जी पिताजी। इस प्रकार भानु के माता पिता महल आते हैं और सबके सामने भानु और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।